हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विष्णु दत्त और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे एवरीथिंग अबाउट यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूपीएससी का एग्जाम 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है। सबसे पहले होती है आपकी प्रिलिमिनरी स्टेज, जहां से क्वालिफाई करने के बाद आप लोग मेंस लिखेंगे और मेंस को क्वालिफाई करने के बाद आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू होता है और उसके बाद आपका जो आईपीएस, आईएएस और आईएफएस बनने का सपना है उसको पंख लगते हैं। तो इस पूरे के पूरे वीडियो के अंदर हमारा जो मेनली फोकस रहेगा वो सीसेट के ऊपर रहेगा कि सीसेट की क्या हिस्ट्री है, कब इंट्रोड्यूस किया गया, सीसेट में किन किन टॉपिक से, किन किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका लेवल क्या है और कितने क्वेश्चंस होते हैं टोटल, कितना क्वालिफाई करने के लिए आपको क्वेश्चंस को ठीक करना होता है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो एवरीथिंग जो भी सी सेट के बारे में आपके मन में डाउट होंगे आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, वो सारी क्वेरीज आज आपकी रिजॉल्व हो जाने वाली है। तो चलिए फिर इस सेशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूंगा। मैंने कहा कि यूपीएससी का एग्जाम आपसे 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जा रहा है। पहली स्टेज होती है आपकी प्रिलिमिनरी एग्जाम और इसको मैंने रेड भी रखा है। क्यों रखा है उसका एक कारण है जो आपको इस सेशन के एंड तक समझ में आएगा कि यही स्टेज सबसे घातक होने वाली है आप लोगों के लिए। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। पहली बात तो ये जो एग्जाम है आपका ऑफलाइन मोड पे होता है और ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं ये दोनों के दोनों। ठीक है, ऑनलाइन मोड पे और ऑब्जेक्टिव पेपर होते हैं दोनों के दोनों। और इसमें जो आपका पेपर 1 है वो जनरल स्टडीज का होता है, जिसके अंदर आपके जीएस के सारे सब्जेक्ट हैं, चाहे इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, एनवायरनमेंट है, एवरीथिंग। चाहे जनरल साइंस की बात करें वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है आपका पेपर 2, ये सी सेट होता है। ठीक है, इस सी सेट के ही बारे में आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको यूपीएससी के पूरे प्रोसेस का दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, तो जो लोग प्रिलिमिनरी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई का दायरा क्या है, मेरिट कहां से बनती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वन बाय वन। ठीक है, तो यहां से क्वालिफाई करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो मेंस एग्जाम लिखते हैं। अब इस मेंस एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होता है, मेंस एग्जाम भी आपका ऑफलाइन मोड पे होता है, लेकिन ये आपका कंप्लीटली सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, जिसमें पहले ही दिन आपका एक पेपर एसए का होता है। ठीक है, डे 2 पे आपका जो 2 पेपर होते हैं, जीएस 1, जीएस पेपर 1 और पेपर 2। फिर डे 3 पे आपका जीएस पेपर 3 और पेपर 4 होता है और उसके बाद कुछ दिन का गैप होता है, अप्रोक्सीमेट ये गैप 5-6 डेज का होता है। और फिर आपके 4 पेपर अभी और हैं। जो नेक्स्ट डे पे पेपर होता है उसमें लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं। जो आपकी मदर टंग लैंग्वेज होती है वो मॉर्निंग में, और जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसका पेपर इवनिंग में होता है। 2 to 5 वाली शिफ्ट में 2 शिफ्ट होती है, एक 9 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट है, एक 2 to 5 इवनिंग शिफ्ट है। ठीक है, और फिर आपका लास्ट डे जो पेपर होता है वो ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, जिसमें ऑप्शनल का पेपर 1 मॉर्निंग और पेपर 2 इवनिंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं नॉर्मली मोटा मोटा इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो आपका जो एसए है या जो जीएस के पेपर है ये 250 मार्क्स का ईच होता है। ऑप्शनल पेपर भी आपके दोनों 250 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो लैंग्वेज पेपर होते हैं ये 300 मार्क के होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाई नेचर के होते हैं, इनके मार्क्स ऐड नहीं होते। ठीक है, तो प्रीलिम से मेरिट बनती है और यहाँ फिर आपका मेंस एग्जाम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम का जो स्कोर है वो कभी भी ऐड नहीं होता है आपका, यहां से जो मार्क्स आपके बनेंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऐसे, और 4 पेपर ये और 2 पेपर ऑप्शनल, टोटल 7 पेपर, 250 मार्क्स ईच, तो यहां से आपका जो टोटल स्कोर है वो 1750 होता है। ठीक है, 1750, इसी में से आपके मार्क्स काउंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज पेपर आपका क्वालिफाइंग है। उसके बाद एक आपका इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट होता है। अगर आप यहां से क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो फिर आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू जो होता है वो 275 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो टोटल जो आपकी कट ऑफ बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनती है वो आउट ऑफ 2025 बनती है। ठीक है, 2025 बनती है। ये एक बेसिक सा आइडिया है जो मैंने आपको बताया यूपीएससी की स्टेजेस के बारे में, कि प्रिलिमिनरी एग्जाम में क्या होता है, मेंस में क्या है, और इंटरव्यू या पर्सनैलिटी जो टेस्ट होता है आपका वो कितने मार्क्स का होता है। तो फाइनली आपको 2025 में से मार्क्स लेने होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक मोटा सा सिलेक्शन प्रोसेस है।
अब अगर बात करें प्रिलिमिनरी एग्जाम की, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन एजेंडा है वो सीसेट के बारे में आपको बताना है ताकि आप अवेयर हो जाएं और ये जो बैरियर है जिसके कारण बहुत बार आपका जो सपना है आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का वो टूट जाता है। वो टूटता किस वजह से है? क्योंकि कहीं ना कहीं लापरवाही करते हैं हम छोटी मोटी। उस लापरवाही उस से बचने के लिए इस वीडियो का एंड तक देखिएगा, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ठीक है। तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपके दो पेपर होते हैं। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज है जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और ये 200 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। और जो दूसरा पेपर होता है ये आपका सी सेट होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन है ये 80 होते हैं, ठीक है। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं? 80। पहला पेपर आपका जनरल स्टडीज जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, दूसरा पेपर आपका सी सेट जिसमें 80 क्वेश्चन होते हैं। तो सी सेट के बारे में ही डिस्कस करेंगे कंप्लीटली। जीएस जनरल स्टडीज में तो आपको पता है सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो हिस्ट्री है, चाहे पॉलिटी है, चाहे ज्योग्राफी है, चाहे साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है, इन्वायरमेंट है, करंट अफेयर है। तो हर टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, चाहे जनरल साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, वो सब चीजें। लेकिन सी सेट के बारे में मैं आज आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। तो सीसेट आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जाता है, पेपर 2 होता है जो कि इवनिंग में होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सीसेट। क्या सीसेट जब से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है तब से पूछा जाता है? नहीं, ठीक है। जो सीसेट है, पहली बात तो सीसेट का मतलब क्या है? सीसेट की फुल फॉर्म होती है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। क्या होता है सीसेट का मतलब? सी मींस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। कब इंट्रोड्यूस हुआ? क्या पहले स्टार्टिंग से जब से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है सीसेट का एग्जाम होता था? नहीं, सीसेट को पहली बार जो इंट्रोड्यूस किया गया वो किया गया था 2011 में, ठीक है। सीसेट इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2011 में। सीसेट का जो पेपर होता है ये भी ऑफलाइन मोड पे होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। इसके बारे में और भी आगे मैं इंफॉर्मेशन दूंगा आपको, लेकिन सबसे पहले ये ध्यान रखिए सीसेट मींस सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। कब इंट्रोड्यूस हुआ? 2011 के अंदर। बहुत सारे चेंजेस एग्जाम पैटर्न के अंदर यूपीएससी ने ईयर बाय ईयर किए हैं। अगर मैं बात करूं, जैसे जब सीसेट आया 2011 में, उससे पहले जो यूपीएससी का फोकस होता था वो मेनली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट अफेयर के क्वेश्चंस पे होता था, ठीक है। और दो ऑप्शनल पेपर भी होते थे उस टाइम पे, लेकिन 2011 के अंदर एक ऑप्शनल पेपर को हटा करके उसकी जगह सीसेट को लॉन्च किया गया। और ये 2011 की बात है। तो पहली बार सीसेट का एग्जाम 2011 में हुआ था। उसके बाद अगर बात करें, जैसे 2013 में बहुत सारे चेंजेस हुए। 2013 में अगर मेन जो चेंज हुए उनकी बात करूं, कि जैसे मेंस के अंदर आज जीएस के 4 पेपर होते हैं, तो उस टाइम पे जीएस के 2 पेपर होते थे उससे पहले। अब उन 2 पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 हो गए। और एक नया पेपर एथिक्स और इंटीग्रिटी वाला वो लॉन्च हुआ था जीएस पेपर 4 के नाम से। 2011 में की ये कहानी है, ठीक है। तो ये 13 की कहानी है। 2011 में सीसेट लॉन्च हुआ था ऑप्शनल को कम करके, लेकिन 13 में चेंज हुआ था आपका। 13 में क्या चेंज हुआ? जीएस के पेपर जो है वो 2 से 4 कर दिए थे। और अगर मैंने कहीं ईयर ऐसे बोल दिया हो तो काइंडली माफ करिएगा, आप कंफ्यूज मत होइएगा, मैं दोबारा फिर से बता दे रहा हूं। सीसेट इंट्रोड्यूस हुआ था 2011 के अंदर, और जो जीएस के 2 पेपर थे उनको 4 में कन्वर्ट किया गया था। 2 पेपर को 3 में, और एक नया पेपर 4 जो ऐड हुआ था वो एथिक्स और इंटीग्रिटी वाला था, वो 2013 में हुआ। इसके अलावा जैसे एसए के मार्क्स उस टाइम पे इंक्रीज हुए थे, पहले 200 था तो 250 का एसए हुआ। और जो जीएस पेपर के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो डिक्रीज हो गए थे, सॉरी इंक्रीज हो गए थे। और जो वर्ड लिमिट है वो डिक्रीज हुई थी। तो ये काफी चेंजेस 2013 में हमें देखने को मिले थे। उसके बाद 2014 की बात करोगे आप, तो 2014 में भी एक चेंज हुआ था। एक तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज हुए थे न। पहले नंबर ऑफ अटेम्प्ट यूपीएससी एस्पिरेंट के 4 ही होते थे। फॉर जनरल कैटेगरी के हम बात करें तो उन 4 को 6 कर दिया गया। एज जो है वो पहले 30 ईयर होती थी तो उसको 32 कर दिया गया। ये 2014 के हैं, ठीक है। और लेकिन एक बड़ा चेंज 2015 में हुआ सीसेट की अगर बात करें, कि 2015 से पहले टिल 2014, 2014 तक की अगर मैं बात करूं, तो सीसेट और जो पेपर 1 है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज वाला और सीसेट, तो इन दोनों के मार्क्स मेरिट लिस्ट के लिए ऐड होते थे। दोनों के मार्क्स ऐड होते थे, ठीक है।
लेकिन 2015 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, क्वालिफाइंग नेचर का बना दिया गया। ठीक है, तो अब सीसेट तब से लेके आज तक क्वालिफाइंग नेचर का ही है, यानी कि आपकी जो मेरिट बनती है वो जीएस पेपर 1 से बनती है। ठीक है, यहां पे आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, लेकिन उस क्वालिफाई के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है वो भी आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए था, थोड़ा सा एक एक इंटरेस्टिंग सी चीज होती है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए पता हो उसका अतीत क्या रहा है, तो वो चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस की है। ठीक है, चलो उसके बाद अगर बात करें सीसेट का पैटर्न क्या है। ठीक है, तो सीसेट के अंदर 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें एक सब्जेक्ट आपका क्वांट है, एक रीजनिंग है और एक इंग्लिश है। जो सिलेबस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, बट मेनली इन 3 सब्जेक्ट से। इंग्लिश से सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन रहता है आपका। ठीक है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है कि कोई ग्रामर पे बेस्ड चीजें आ रही है, वोकैब पे आ रही है, तो ये कॉम्प्रीहेंशन जो एबिलिटी है वही चेक की जा रही है यहाँ पे, बाकी क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही देखो, छोटी छोटी धारणाएं अगर आपके मन में है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। आपका जो पेपर है सीसेट ये भी ऑफलाइन मोड पे होता है। यूपीएससी का कोई भी जो है, जो प्रिलिमिनरी मेंस या इंटरव्यू से कुछ भी, अगर कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ तो मुझे पता नहीं है, अदरवाइज पेपर तो कभी नहीं हुआ। इंटरव्यू अगर ऑनलाइन हुआ तो मैं नहीं जानता, अदरवाइज जो पेपर है वो ऑफलाइन ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन मोड पे होता है और ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक क्वेश्चन होगा उस पर 4 ऑप्शन होंगे, उसको टिक करना होगा एक राइट ऑप्शन को आपको, तो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। और जो टोटल क्वेश्चन है यहाँ से 80 होते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, 80। हर एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क का होता है, टोटल मार्क होते हैं 200। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन है और हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 2.5 का। तो आपको एक क्वेश्चन राइट क्वेश्चन करने पे 2.5 मार्क्स मिलते हैं। और जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी होती है आपकी 1/3। ठीक है, 1/3 यानी अगर 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो एक चौथा क्वेश्चन आप हटा दीजिए अपने सही वाले में से, क्योंकि उसका इफेक्ट आपके राइट आंसर्स पे पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि 0.833 कुछ कह सकते हैं हम, ये आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। यानी 3 क्वेश्चन अगर आपके गलत हुए तो एक सही जो क्वेश्चन आपने किया था वो आपका वहां से डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम जो होता है वो 2 आवर्स होता है। बैंकिंग एग्जाम्स की तरह या दूसरे एग्जाम्स की तरह यहाँ पे जो इस टाइप की कोई सेक्शनल टाइमिंग है वो जब ऑफलाइन पे है तो जाहिर सी बात है ही नहीं है। तो टोटल टाइम जो होता है आपका वो 2 घंटे का होता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 होती है। और ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, 33% आपको लेना होता है इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आपके चाहे जितने मर्जी मार्क्स हो, ठीक है, टॉपर बनने का यहाँ कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसके मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं होते। तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, और जिसके लिए 33% की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो अब ये 33% की रिक्वायरमेंट, कुछ आंकड़े अगर हम ले डाटा कि कितने क्वेश्चन ठीक करे फिट बैठती है, तो मैंने आपको कहा कि हर एक सही क्वेश्चन पे आपको 2.5 मार्क मिलते हैं और नेगेटिव आपका 0.833 रहता है। ठीक है, तो टोटल 80 क्वेश्चन है। तो अगर आप 27 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी, आपने 27 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और उनमें से कोई भी गलत नहीं है, तो आपका ये पेपर क्वालिफाई माना जाता है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर अगर आप अटेम्प्ट करते हैं और उनमें से कुछ गलत हो जाते हैं तो फिर आपका रेशियो ये रहेगा। ठीक है, सपोज आपने 30 क्वेश्चन किए हैं और आपने उसमें से 3 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए, तो आपके 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन जो है तो आपके 27 राइट हुए, लेकिन 3 गलत होने की वजह से एक कम हो जाएगा, तो आपके 26 क्वेश्चन ही राइट माने जाएंगे और आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि तब आपका स्कोर कितना बनेगा, 26 का डबल करोगे 52 में 13 ऐड करोगे तो वो फिर आप 65 पे रह जाएंगे, और 65 क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन विद एक्यूरेसी अगर आप 27 क्वेश्चन ठीक करते हैं तो आपका ये एग्जाम क्वालिफाई माना जाता है। उसके बाद आप देखिएगा कि आप 40 क्वेश्चन करके आते हैं, उसमें से कुछ गलत होते हैं, लेकिन जो 33% का आंकड़ा है इससे अबव होना जरूरी है, तभी ये एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो टोटल ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन मोड है, ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 80 क्वेश्चन होते हैं। अब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश में कोई एक फिक्स नहीं है कि इससे इतने ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कि क्वांट के इतने क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग के इतने क्वेश्चन होते हैं, या इंग्लिश के इतने क्वेश्चन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये जो सेग्रीगेशन है, ये कंपैरेटिव जो एनालिसिस है, मैं दिखाऊंगा आपको, ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, चलो, तो ये था कि कितने क्वेश्चन कितने मार्क्स, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स रहते हैं। इसके बाद अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस भी दे देता हूं आपको, मैंने 2017 से लेकर के 23 तक का एनालिसिस आपको यहाँ पे दिया है कि किस
पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब टोटल क्वेश्चन तो 80 ही है बच्चे। तो अगर मैं इंग्लिश के क्वेश्चन देखूं तो इंग्लिश के आमतौर पे 25 से 30 क्वेश्चन ये फिक्स ही होते हैं। इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन पे बेस्ड 25 मिनिमम और मैक्सिमम 30 क्वेश्चन, जितना भी हमने आज तक के एग्जाम्स को देखा है उसमें रेशियो यही रहता है, ठीक है। इसके अलावा फिर क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे इंग्लिश के 30 क्वेश्चन थे, ठीक है। पहले के ईयर्स में अगर आप देखोगे तो क्वांट और रीजनिंग का लेवल लगभग सेम ही था, ठीक है। जितने क्वेश्चन क्वांट के लगभग उतने क्वेश्चन रीजनिंग के रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये रेशियो, ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ पे देखिएगा ये थोड़ा बड़ा है, फिर ये थोड़ा सा बड़ा, यहाँ तो देखोगे तो बहुत ज्यादा गैप हो गया क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चंस में, है ना। तो इस साल 23 में तो देखोगे तो ये गैप बहुत ज्यादा है कि रीजनिंग के क्वेश्चन सिर्फ 10 के आसपास पूछे गए हैं और ये जो क्वेश्चन है ये 43 के मिडल में 42 43 के लगभग पूछे गए हैं। तो यानी कि ये ऊपर नीचे हो रहे हैं क्वांट और रीजनिंग। इंग्लिश आज भी उतना ही 25 और 30 के बीच में रहता ही है, ठीक है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग में क्वांट की इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है। तो ये आपको चीज ध्यान में रखनी है जब आप इस पेपर को प्रिपेयर करें, ठीक है। सिलेबस क्या होता है एज पर यूपीएससी? सिलेबस आपका ये है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश में सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन ही होते हैं, लेकिन ईयर बाय ईयर चेंजेज है, ठीक है। जब सीसेट की शुरुआत हुई थी, लॉन्च हुआ 2011 के अंदर, तो पेपर का लेवल थोड़ा डिफरेंट था। 15 में क्वालिफाई होने के बाद फिर लेवल थोड़ा इंक्रीज होता जा रहा है। हाल फिलहाल के ईयर्स की बात करूं 21, 22, 23 तो और पैटर्न में चेंज आता जा रहा है, ठीक है। तो सिलेबस में ये है। तो इंग्लिश में तो कॉम्प्रीहेंशन ही रहते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में चेंजेस क्या है कि पहले नंबर ऑफ पैसेजेस कम थे, अब वो नंबर ऑफ पैसेजेस इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, ये आती थी, मैंने यहाँ पे थी वर्ड यूज किया है कि पहले पूछ रहा था जब सीसेट की शुरुआत हुई तो जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल है या डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये पूछी जा रही थी। लेकिन अगर पिछले 2-3 सालों का पेपर देखो तो ये बिल्कुल गायब है। तो ये सिलेबस में तो है। अब यूपीएससी है भाई, कभी अगर उसका मन चाहे तो क्वेश्चन डाल भी सकता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते कि आएंगे ही नहीं, ये हम नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली। बट आजकल हाल फिलहाल 3-4 सालों से डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, ये वो सब चीजें लगभग गायब है सीसेट के पेपर से, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी एक आध क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, ये भी लगभग गायब ही है। इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स, देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ये 10th लेवल का। और डीआई के क्वेश्चन भी लगभग गायब ही है। डीआई के क्वेश्चन भी 3-4-5 साल से नहीं पूछ रहा है बिल्कुल भी, है ना। डीआई के क्वेश्चन भी बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, डाटा सफिशिएंसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, लेकिन डीआई भी लगभग गायब है, ठीक है। तो ये सिलेबस है। और आजकल चर्चाओं में है कि जो सीसेट के अंदर क्वांट के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कैट लेवल के आ रहे हैं। मुश्किल होता जा रहा है पेपर, डेफिनेटली, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी मत सोचिएगा कि लेवल अगर इस साल पेपर मुश्किल आया है तो नेक्स्ट ईयर इजी आ जाएगा, ये प्रेडिक्शन आपकी गलत हो सकती है। क्यों? क्योंकि पिछले मुझे काफ़ी अनुभव है, लगातार 2014 से मैं इनका पार्ट रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से लगातार मैं यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम के अंदर जाता हूँ, क्योंकि एग्जाम के अंदर बैठ के उस स्ट्रेस के अंदर चीज़ों को सोल्व करना ये हमारे लिए मज़ेदार चीज़ है, ठीक है, ताकि हम उस स्ट्रेस को झेल करके बच्चों के सामने ऑथेंटिक वैल्यूज़ को डिलीवर कर पाएँ, है ना। तो हमारी उसका पार्ट है ये, क्योंकि हमें एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है सो दैट आपकी क्वेरीज को अच्छे से समझ पाएँ। तो बढ़ रहा है लेवल, बहुत बढ़ रहा है ना, लेवल बढ़ रहा है। और 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, जब भी हम पेपर से बाहर आते हैं तो जब हम एनालिसिस करते हैं बातों को तो बच्चों के मन में एक ही सवाल आता है कि सर इस बार का सीसेट का पेपर आज तक का सबसे टफ पेपर था। 21 में मैंने यही सुना, जब 22 का पेपर हुआ तो आज का इस साल का सीसेट का पेपर सबसे टफ था। और 23 में तो डेफिनेटली लोग बोल रहे हैं कि इस बार का जो सीसेट का पेपर है वो आज तक का सबसे टफ पेपर था भी भाई, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन उसके बेस पे ये प्रेडिक्ट करना कि नेक्स्ट ईयर इजी आएगा, नहीं, क्योंकि लेवल लगातार बढ़ रहा है। ये स्टूडेंट को फिल्टर करने के लिए यूपीएससी ने एक पैरामीटर बना लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ईयर भी टफ ही आएगा, तो उसी लेवल पे प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये ऑल अबाउट यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन था जो आज के सेशन में हमने डिस्कस किया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस सेशन से जुड़ने के लिए। लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपका सीसेट बहुत कमज़ोर है और सीसेट आपकी फाइनल सिलेक्शन में एक बाधा बन रहा है, आप पिछले 3-4 साल से ट्राई कर रहे हैं बट सीसेट की वजह से मेंस नहीं लिख पा रहे हैं, आगे अगले स्टेप की तरफ कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए एक लाइव वर्कशॉप भी लेकर के आ रहे हैं। इस वर्कशॉप के अंदर हम आपको बताएँगे कि पिछले 2-3 सालों से जो सीसेट का लेवल बढ़ रहा है, तो हमारी क्या लर्निंग है और उन लर्निंग से सीख कर के हमें किस तरीके से हम बिना किसी अदर इम्पैक्ट के, यानी कि हमारी दूसरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पे भी इम्पैक्ट ना हो, तो कम टाइम में किस तरीके से सीसेट को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस लाइव वर्कशॉप, स्ट्रेटेजी वर्कशॉप से आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी सीट आप रिजर्व कर सकते हैं और वर्कशॉप से जुड़ने के लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ आपको लिंक मिलेगा। आप इस वर्कशॉप के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये वर्कशॉप आप लोगों के लिए, आप अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं और वर्कशॉप में जुड़ के आपको जितनी भी आपकी क्वेरीज है वहाँ पे आपको डेफिनेटली इन सब का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। तो ये था आज के इस सेशन में, लगातार सपोर्ट करते रहिएगा और उम्मीद करूँगा कि ये जो सेशन आज हमने डिस्कस किया ये आपको अच्छा लगा होगा। सीसेट के बारे में एक कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिली होगी और अगर बहुत सारे चैलेंजेस और भी आपको लगते हैं तो फिर आपको वर्कशॉप में ज़रूर आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है? चलो, तो फिर कभी मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन वाला बटन जो है वो ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लाइन में हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों तक समय पे पहुंच पाए, उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।